जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। दिल्ली हाई कोर्ट के शिप के बाद सीआरपीएफ फिर से कंडक्ट करेगी स्नाइपर राइफल्स की ट्रायल्स। बेंगलुरु में एयरफोर्स के फाइटर पायलट के साथ हुई मारपीट। भारत के मिग 29 और जैगवार पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में। भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बनेंगे एडवांस एयरबॉर्न रडार सिस्टम। और चाइना ने टेस्ट किया एक नया नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब। सोमवार को झारखंड के बोकारो डिस्ट्रिक्ट में सीआरपीएफ और कोबरा कमांडोज के एक ऑपरेशन में टोटल 8 नक्सल्स को ढेर किया गया और जिनमें से उनका एक टॉप मेंबर भी शामिल था जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपीस का इनाम था। और ढेर किए गए नक्सल्स के पास से भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्युनिशंस को भी रिकवर किया गया जिनमें AK सीरीज की राइफल्स, इंसास राइफल्स, सेल्फ लोडिंग राइफल्स, कंट्री मेड राइफल्स, पिस्टल्स, एम्युनिशंस तो इस तरह के वॉर लाइक स्टोर्स रिकवर किए गए। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें द प्रिंट की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब जो सीआरपीएफ है वो एक बार फिर से 200 स्नाइपर राइफल्स और 20,000 एम्युनिशंस की खरीद के लिए उनके रीट्रायल्स कंडक्ट करने के लिए तैयार है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्राइवेट स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स ट्रिपल डिफेंस ने कोर्ट में इसके टेंडरिंग प्रोसेस को चैलेंज किया था और खास करके तब जब इस कंपटीशन में शामिल अन्य 2 कॉम्पिटिटर्स ने सीआरपीएफ द्वारा स्पेसिफाई किए गए एम्युनिशन के बजाय किसी और सुपीरियर एम्युनिशन का इस्तेमाल किया था। जबकि ट्रिपल डिफेंस ने 100 मीटर्स, 800 मीटर्स और 1000 मीटर्स के फील्ड ट्रायल्स को सफलतापूर्वक क्लियर किया था। बस वो 400 मीटर वाले ट्रायल में फेल हो गए थे। लेकिन यहाँ पर कैच यह था कि ट्रिपल डिफेंस जो एम्युनिशन इस्तेमाल कर रही थी वो वही था जिसे सीआरपीएफ ने स्पेसिफाई किया था, जबकि इस कंपटीशन के जो अन्य 2 कॉम्पिटिटर्स थे तो वो यूज़ कर रहे थे HPBT एम्युनिशन। और इस राउंड का इस्तेमाल करने से अन्य 2 कॉम्पिटिटर्स को ट्रिपल डिफेंस की तुलना में अनफेयर एडवांटेज मिला था। और इसी अनफेयर टेंडरिंग प्रोसेस की वजह से ट्रिपल डिफेंस ने अपना पिटीशन फाइल किया और फिर दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब सीआरपीएफ रीट्रायल के लिए तैयार हो गई है। और द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अन्य कॉम्पिटिटर्स में शामिल थे PLR सिस्टम जो कि अडानी ग्रुप और इजरायली वेपन इंडस्ट्रीज की जॉइंट वेंचर है, और दूसरी थी आईकॉम। भारतीय वायुसेना का कंटिजेंट UAE में आयोजित होने वाली प्रीमियर मल्टीनेशनल कॉम्बैट एयर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में पार्टिसिपेट करने के लिए वहां पहुंच चुकी है। और इस बार इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के मिग 29 और जैगवार एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और भारत के अलावा इसमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरेबिया, कोरिया, टर्की, UAE, UK और US के एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करेंगी। और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले एयरफोर्सेस एक दूसरे के साथ अपनी ऑपरेशनल नॉलेज और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने के साथ कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स फाइटर इंगेजमेंट्स को भी कंडक्ट करेंगी, जिसका उद्देश्य होगा इसमें पार्टिसिपेट करने वाले सभी एयरफोर्सेस के बीच आपसी अंडरस्टैंडिंग और तालमेल को बढ़ाना। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि बेंगलुरु में एक बेहद ही शर्मनाक घटना घटी है और वो भी इंडियन एयरफोर्स के एक यंग फाइटर पायलट के साथ। तो हुआ यह है कि भारतीय वायुसेना के एक फाइटर पायलट जिनका नाम है विंग कमांडर शिलादित्य बोस, जो अपनी वाइफ स्क्वाड्रन लीडर मधुमिता के साथ DRDO कॉलोनी से अपनी कार में एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। तब उस बीच लोगों के एक ग्रुप ने उनके साथ बीच रास्ते में मारपीट करी और जिसमें विंग कमांडर बोस को सर पर चोटें आई हैं। और इसके रिगार्डिंग उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर करी थी और जिसमें उन्होंने इस हमले के बारे में डिटेल में बताया है कि कैसे कुछ लोगों ने बेवजह उनको कनाडा में एब्यूज़ करना शुरू किया और उनके फेस पर, उनके नेक पर अटैक भी किया गया जिससे उनको चोटें आई हैं। और विंग कमांडर बोस का ये भी कहना था कि जैसे ही हमलावरों ने उनकी कार पर DRDO का स्टिकर नोटिस किया तो वे और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और भी ज़्यादा उनकी वाइफ को भी वर्बली एब्यूज़ करने लगे। और आसपास जो लोग जा रहे थे तो उन्होंने उनकी मदद करने के बजाय उल्टा उनको ही एब्यूज़ करना शुरू कर दिया। बाकी अभी तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक FIR दर्ज हो चुकी है और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि जो एक्यूज थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि इस मामले पर अभी और डिटेल्स आनी बाकी हैं और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि भारतीय वायुसेना और भारतीय रक्षा मंत्रालय भी इस मामले पर हस्तक्षेप करके जरूरी और सख्त कार्रवाई करेगी जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ। सोमवार को गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। हालांकि अच्छी बात है कि इस इंसिडेंट में किसी को भी कोई भी इंजरी नहीं हुई है। बाकी एयरफोर्स की एक टीम ऑलरेडी स्पॉट पर पहुंच गई थी और उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी गई है। और फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस मामले पर भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा एक दुखद खबर भी सामने आई है जहाँ कल 20 अप्रैल को सियाचिन ग्लेशियर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नायब सूबेदार बलदेव सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। इजरायल के इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज भारत की DCX सिस्टम्स लिमिटेड के साथ भारत में एक नए जॉइंट वेंचर को स्थापित करने के लिए तैयार है। और इस जॉइंट वेंचर के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एयरबॉर्न रडार्स और ग्राउंड सिस्टम्स को विकसित किया जाएगा और इस नए जॉइंट वेंचर का नाम है एल्टेक्स। इसके अलावा एक अपडेट सामने आया है कि भारत ने फिलीपींस के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का दूसरा बैच भी रवाना कर दिया है, जबकि इसके पहले बैच की डिलीवरी अप्रैल 2024 में की गई थी।
और फिलीपींस ने भारत से टोटल 3 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरीज को खरीदने के लिए डील साइन कर रखी है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि बीएसएफ ने डीआरडीओ की लेटेस्ट असॉल्ट राइफल उग्रम की 10 यूनिट्स के लिए कहा है, जिसमें 7.62 mm का एम्यूनेशन इस्तेमाल होता है और आगे चलकर इस स्वदेशी उग्रम असॉल्ट राइफल के और भी बड़े ऑर्डर्स की उम्मीद है। इसके अलावा एक अपडेट यह है स्पेस सेक्टर से, जहां भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने स्पेड एक्स मिशन के तहत सैटेलाइट्स की दूसरी डॉकिंग को भी सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। जबकि इसकी पहली डॉकिंग 16 जनवरी 2025 को की गई थी, फिर इसकी पहली अनडॉकिंग 13 मार्च 2025 को की गई और अब इसकी दूसरी डॉकिंग भी फिर से सफलतापूर्वक कंप्लीट कर ली गई है और अगले 2 सप्ताह के लिए इसके और भी एक्सपेरिमेंट्स को प्लान किया गया है। चाइनीज रिसर्चर्स ने भी हाल ही में एक नए हाइड्रोजन बेस्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस को डेटोनेट किया था और चाइना की स्टेट शिपबिल्डिंग कॉरपोरेशन ने इस नए डिवाइस को, या यूँ कहें इस नए वेपन को, नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह डिस्क्राइब किया है और फील्ड एक्सपेरिमेंट के हिस्से के तौर पर इसको टेस्ट किया गया था। और ट्रेडिशनल न्यूक्लियर बॉम्ब्स के विपरीत ये मैग्नीशियम बेस्ड सॉलिड स्टेट हाइड्रोजन स्टोरेज मटेरियल का इस्तेमाल करता है और टीएनटी एक्सप्लोजन के कंपैरिजन में ये 15 टाइम्स लॉन्गर हीट को प्रोड्यूस करने में सक्षम है और उसको डेटोनेट करने के लिए इसमें बहुत ही यूनिक सा एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म भी दिया गया है और न्यूक्लियर मटेरियल्स का इस्तेमाल करने के बजाय ये मैग्नीशियम हाइड्राइड पर निर्भर रहता है, जो कि कन्वेंशनल प्रेशराइज्ड टैंक्स की तुलना में हाइड्रोजन को और भी हाई डेंसिटी में स्टोर करता है और इसके एक्सप्लोजन से जो आग का गोला क्रिएट होता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है और इतनी इंटेंस हीट 2 सेकंड से अधिक समय तक बनी रहती है, जो कि ये दिखाता है कि ये नया डिवाइस किसी कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स की तुलना में ज़्यादा डैमेज देने में सक्षम है। बाकी चाइनीज रिसर्चर्स का कहना है कि इस डिवाइस को कंट्रोल कंडीशंस में टेस्ट किया गया था और इस बॉम्ब के यूनिक फीचर को लेकर भी कहा गया है कि ये सेल्फ फीडिंग कम्बशन लूप को क्रिएट करने में सक्षम है, यानी कि इनिशियल डेटोनेशन के बाद ये लगातार इंटेंस हीट को प्रोड्यूस करता है, जिससे एक बड़े एरिया को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है और बैटलफील्ड में इस वेपन के कई अलग अलग इस्तेमाल हो सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1988 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल अभिजीत सिंह सैखों वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पर स्थित है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।